मेरी 7 मालकिन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती, कोई कपड़े धुलवाती। मालिक मुझे देखता तो मेरा कंधा थपथपाकर मुझे दिलासा देने लगता। मैं भी काम में जुट जाता, लेकिन एक रात मालिक किसी जरूरी काम से चले गए तो मेरे होश उड़ डेट गए। जब उस रात 7 मालकिनों को मैं बारी बारी, रोशन, तुम जल्दी से मेरा परांठा बनाकर लाओ, भूख लग रही है। मुझे मालकिन नंबर 3 ने मुझे आवाज दी थी। मैं उस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। मेरा मालिक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़डचकियां अपने लिए रखी हुई थीं, जिनकी सेवा करने के लिए मुझे रखा गया था। वो बहुत अमीर इंसान था, लेकिन वह शादी नहीं करता था। उसके बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे, और 7 कमरों में 7 कम उम्र लद्दाखियां रहती थीं, और सब की सब बेहद खूबसूरत थी। परेशानी ये थी कि उस वक्त घर के अंदर मैं नौकरी कर रहा था, और मैंने उस घर के बारे में सुन रखा था कि वो सब लड़कियां बहुत चालाक है। वो किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती थी। जो भी नौकर आता था वो उसे इस कदर परेशान करती कि वो 2-4 दिन में ही भाग जाता। मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थीं और माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे नौकरी हर हाल में करनी है, क्योंकि बद्दी बहन का रिश्ता तो हो चुका था और कुछ महीनों में मुझे उसका पूरा दहेज तैयार करना था। जब मुझे उस घर में नौकरी की ऑफर हुई और सैलरी भी अच्छी खासी थी, तो मैंने फौरन से हामी भर ली थी। लेकिन जैसे ही मैं सारी बात तय करके घर से बाहर निकला, तो मुझे एक शख्स नजर आया, जो उसी बंगले के अंदर जा रहा था। मुझे देखकर वो कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने आए हो। मैंने कहा, जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने मुझे गौर से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगा और कहने लगा, ऊपर वाला बचाए इस घर की मालकिनों से। अरे मुझे देखो, मैंने बस 8 दिन इस घर में काम किया है और अब अपनी सैलरी लेने आ रहा हूँ। ये लड्डचकियां नहीं, आफत की पुद्दियां है। ये सुनकर मैं पहले तो कुछ उलझन का शिकार हुआ था, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई, तो उस व्यक्ति की बात पर मैंने इग्नोर किया। अगले ही दिन में पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था, इनमें से कौन सी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वह सभी कमाल लगती थी। मैं भी उन दिनों जवानी के उस दौर में था जिसमें लड़कियों में दिलचस्पी ज्यादा ही महसूस होती है। मैं खूबसूरत भी था और दिखने में नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करने भी आती थीं, इसलिए अपनी 7 मालकिनों को बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। कुछ दिनों में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये सारी लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती हैं और नौकरों की छुट्टी करवा देती हैं। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सबकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता। तभी मैं यहाँ पर देर तक काम कर सकता था, वरना वो सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर उन सबकी फरमाइशों ने मेरी जान ले रखी थी। सुबह नाश्ते पर ही वो मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को आमलेट खाना था, दूसरी को चीज आमलेट, और एक मुझे पराठा और अचार को कहकर गई थी, तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह सातों की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चकरा कर रह गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत तेज था। मैंने झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिया था, और फिर कहा कि और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नाश्ते के बीच उनके दूसरे ऑर्डर शुरू हुए थे। सब कहने लगी कि हमारे कमरों की सफाई अच्छे तरीके से करना, और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेन्यू था। मैं काम में बहुत तेज था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से ही मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी। दोपहर के खाने में भी जब सबने अपनी मनपसंद चीजें देखी, तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका छोड़ा ही नहीं था। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो कि मेरे कमरे में आओ और मेरे कपड़े दे दो। मैं उसके कमरे में चला गया, साथ साथ उसके कपड़े धोता रहा, और साथ साथ उसके हुस्न के जलवे भी देखता रहा, और कहने लगा कि आपसे ज्यादा सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप वैसे भी बहुत अच्छी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं जिस भी मालकिन के कमरे में जाता, उसी की तारीफ शुरू कर देता और वो खुश हो जाती। जब मेरा मालिक ये देखता कि उसकी सब लड़कियां मुझसे खुश रहने लगी हैं, तो मेरा कंधा थपथपाकर मुझे दिलासा देने लगा। वो कहने लगा कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे ये कहा था कि मैं उनके पीछे उन लड़चकियों को खुश रखूं। अब मैं ये करता कि जब भी किसी मालकिन के काम से उसके कमरे में जाता,
तो उसके कान दूसरी मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, तो मेरा दिल दहल कर रह गया। वो मुझसे कहने लगी कि मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तो मैं कुछ उलझन का शिकार हुआ था कि मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ। वो कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी जिंदगी में यह मोद्दा भी आ जाएगा। मैंने तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने खूबसूरत बालों का जुद्दा खोला, तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वो लड़की बिल्कुल कोई राजकुमारी लग रही थी, लेकिन वो बहुत चुप-चुप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को ये याद करवाया कि मैं नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैंने मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू कर दी और साथ-साथ उससे वो बातें करनी शुरू कर दी, जो हर लड्डे की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड्डकियों को खुश रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच कहूँ तो सातों मालकिनों में से आपकी बात ही अलग है। लंबे घने बाल हैं आपके और सच पूछो तो आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं और रंग भी बिल्कुल सफेद है। वो सातों की सातों खूबसूरती में अपनी-अपनी मिसाल रखती थीं, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरी तारीफ सुनकर तो उसके चेहरे पर नरमी सी आ गई थी। वो कहने लगी, चलो चलो मेरे सर का मसाज करो, मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। वो तो मेरे इरादे बिल्कुल ठीक भांप गई थी, लेकिन उसका बोलने का तरीका नर्म था, इसलिए मैं समझ गया था कि वो मेरी तारीफ से पिघल गई थी। मैंने कहा, भगवान झूठ न बुलवाए मालकिन, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ साथ में उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरी सारी खूबसूरती बेमायने है। तुम्हें क्या पता कि मेरी ये खूबसूरती मेरे लिए किस तकलीफ की वजह बन चुकी है। उसका अंदाज बेहद उदास और भीगा हुआ सा था। मैंने कुछ डरते डरते उसे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको ये सब बुरा लगता है, तो आप यहाँ पर आई कैसे? ये कैसा सवाल था कि जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया था? लेकिन इस लाड़डेक्की की आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गंभीरता से छा गई। वो कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती। यह कहकर उसने एक ठंडी आह भरी थी। जिस चीज ने मुझे हैरान किया था, वह उसकी आंसू से छलकती आंखें थीं। एकदम ही उसने मेरे हाथ अपने बालों से पीछे कर दी। कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा था। आज रात मालिक को उसी के कमरे में जाना था और वो सुबह से बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो सातों लड़कियों में बस एक वहीं तैयार थी, लेकिन वो बहुत चुप-चुप और खामोश थी। यहाँ आए हुए मुझे बस कुछ दिन ही हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा कि वो सब लड़कियां उस लड़की को तसल्ली दे रही थीं। इन सब लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। सुबह तक वो चंचल चिद्धियों की तरह चहक रही थी। उन सबके उदास चेहरे देखकर मैं कुछ उलझन का शिकार हुआ था। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैं उसी मालकिन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वो यहाँ आकर फंस गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो मालिक के आने से बेचैन थी, वो यकीनन ऐसे पाप से खुश नहीं थी। उसके बारे में मैं सोचता सोचता सो चुका था। न जाने रात का कौन सा पैर था कि मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठकर किचन में आया तो वही मालकिन सिसकियों से रो रही थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मेरा दिल बेहद उदास होता था। ना जाने क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। लेकिन मुझे दुख हो रहा था। जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी, तो उसके चेहरे को देखकर मैं राही दिल धड़कना भूल गया था। मेरा रंग उसके चेहरे को देखकर पीला पड़ गया था और मुझे अपने सामने देखकर फौरन से वहां से बाहर निकल गई। मैं तो यूं था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था। उसके चेहरे पर कान के करीब एक गहरा जख्म था, जैसे जलता सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल था कि सीने में धड़ ढकना ही भूल गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई थी। मैंने जो पहले ही सोच रखा था कि इन सब मालकिनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा कर दूंगा, और जब वो एक दूसरे से लड़ेगी तो मैं तमाशा देखूंगा। लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका था। वो लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि वो मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता है,
तो सुबह वो लड़की सींचकर रो रही होती। मैं एक बार किचन में बिजी था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज आई। मालिक के न जाने किस बात पर उसी लड़की पर भड़क रहे थे, जिसके चेहरे पर मैंने इस जख्म का निशान देखा था। खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठे। मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घरेलू मामलों को ना देखोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उसी 7 नंबर वाली मालकिन से झगड़ियच रहे थे। कहने लगे, सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से उन लड़कियों में भी जरूरत पैदा हो रही है। वो मेरे सामने जबान चलाने लगी है। जब तक तुम नहीं थी, उन 6 लड़कियों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने आ भी कर जाएं। लेकिन वो मालिक से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था, लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेगी। उस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं भी डर सा गया था। मालिक कहने लगे, या अपनी नजरें नीचे करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि नजरें उठाने के भी काबिल नहीं रहोगी। लेकिन वो बिल्कुल बेखौफ खड़ी थी। जब उसने अपनी नजरें झुकाई, तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। फिर उसका बाजू पकड़ा कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे। कहने लगे, आज तेरा वो हाल करूंगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाएगी। ये सुना था कि सारी लड्ढाकियां मालिक के पांव में पड़ गई। कहने लगी कि इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ कर दो, हम आगे से तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। ये सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा दिल तो दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे सामने और भी बहुत से राज खुलने लगे। एक बार मैं लॉन से बाहर निकला ताकि पौधों और बाग में पानी दे सकूं, तो 7वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी। खुद से बातें कर रही थी। कह रही थी कि भगवान मेरी ये सजा खत्म कर दे। मैं इसे जालिम आदमी के साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वो कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकल गई। यह तू भी जानता है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसलिए उसे जालिम आदमी की मदद मांग बैठी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले में मांगा था, वह एक पाप की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मर्द कभी भी बिना किसी मकसद के औरत पर एहसान नहीं करता, उसकी मदद बिना फायदे के नहीं करता, और वो जो कीमत उससे मांगता है वो उसकी इज्जत होती है। जिस माँ की खातिर मैंने उस व्यक्ति के हाथों खुद को बेच दिया था, वो तो फिर भी मर गई थी। बीमारी से ना मरे, लेकिन मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई। लेकिन मैं उस चीज की सजा अब तक भुगत रही हूँ। वो लड्डकी के साथ रोती हुई खुद से बातें कर रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी सा हो गया था। मैं समझ गया था कि वो किस मजबूरी की वजह से उस जालिम मालिक के हाथ चली है। बाकी की 6 लड़कियां भी ऐसे ही किसी मजबूरी की वजह से यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया और बेरहम किस्म का इंसान था। मैंने देखा, अक्सर वो लड़कियों पर मारपीट भी करता था। कहता था कि तुम लोग मेरी खरीदी हुई गुलाम हो। मैं चाहे तुम लोगों के साथ जो मर्जी करूं, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई थी। मालिक ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे। मैंने जब छुट्टी मांगी तो वो कहने लगे कि बस एक दिन से ज्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अकेले नौकर हो जिसे ये लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मैंने बस अपनी बहन की शादी के दिन की छुट्टी ली थी। जिस दिन बहन को विदा किया था, अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया था। मेरी माँ मुझसे कहती रही कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, माँ, नौकरी का सवाल है। अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फिर आप क्या करेंगी? मैं एक गरीब फैमिली से संबंध रखता था, इसलिए उन लड़कियों की बेबसी मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझ सकता था। ये पैसा ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए बेबस और मजबूर हो जाता है। जिससे दिन में घर पहुंचा, मालिक कहने लगा कि वो आज ही दूसरे शहर जा रहा है। 2-3 दिन बाद ही वापस लौटेगा। साथ ही फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि लड़कियों की कीमत लाखों में लूंगा। बस 4 दिन बाद में शहर वापस आ जाऊंगा तो उन्हें लंदन भिजवाने की तैयारी भी कर लूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा। वैसे भी ये हर चीज की आदी हो चुकी है। यह कहते हुए वो अपना बैग लेकर बाहर निकल गया, और मैं तो यूं था कि मेरे कानों में सीटी ऐसी बजती महसूस होने लगी थी। अब तक वो व्यक्ति उन लड़कियों के साथ हर तरह का जुल्म कर रहा था, और अब उन्हें लंदन भेजना चाहता था।
मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी सब मालकिनों के कमरे के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिए। फिर वो सभी घबराती हुई कमरों से बाहर आई और मालिक के इरादे मैंने उन्हें बताए तो वो सभी परेशान हो गई। चौकीदार मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने इसे खाने में नशे की दवा डालकर दे दी। खाना खाते ही वह गहरी नींद से वही कुर्सी पर ही सो गया था। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़रेचकियों को लिया और उस घर से भाग गया। लेकिन वह सभी परेशान थी। वो मुझसे कहने लगी कि वो जाएगी कहाँ, उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उन सब लाड़हत्कियों को अनाथ आश्रम में छोड़ डाच दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने ये शोर मचा दिया कि ये सारी मालकिन ने नौकरों को नशे की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक ना हुआ। यह सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दुनिया छोड़ दच गए। जब मुझे खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया था। तब मैं सारी लड्डचकियों को वापस घर ले आया। अब उसके हाल में वो लड्डकियां आजाद सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वें नंबर वाली मालकिन से शादी करने को कहा तो वो भी जल्द ही मान गई। शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले गया और अब वह मेरे साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।